शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं कविता मेमन, निवेश सलाहकार हैं, सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार हैं। कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। हर निवेशक जो है निवेश की शुरुआत करना चाहता है, वो हमेशा से इसी कन्फ्यूज़न में रहता है कि किस तरह से अपनी निवेश की शुरुआत की जाए। जो अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें, दूर दराज की बात करें, तो जो निवेशक हैं जिनका आना जाना होता है बैंकिंग की ब्रांचेस पे, वहाँ पर जाते हैं, वो निवेश से जुड़ी हुई जानकारी लेते हैं, तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि एकमुश्त निवेश के बारे में कहा जाता है। एकमुश्त एसआईपी कर दी जाए, एकमुश्त एफडी कर दी जाए। तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, जो हमारे नए निवेशक आज आपका ये शो लाइव देख रहे हैं, उनके लिए आप बताएं कि एकमुश्त निवेश के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और क्यों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो उसके फ़ायदे भी अलग हैं। तो अनुराग, शो में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो ये जो लंप सम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको एक मुश्त इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये करने के लिए ये चांस है कि भाई ये करोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बहुत बढ़िया आ सकती हैं, बेटर आ सकते हैं एसआईपी से बेटर। लेकिन इस चीज के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला है कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो क्या कह रहा है। आप यंग हैं, आपको ये बोनस का पैसा मिला है, तो आपको हर साल बोनस का पैसा मिलने वाला है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट रनवे है वो बहुत लंबा है। तो शायद आप सोच सकते हैं कि ये जो बोनस का पैसा मुझे आया है, मैं इसको एक साथ एक लंप सम इन्वेस्टमेंट करूं। बट मान लीजिए ये मैं रिटायर्ड हूँ और मेरी जीवन की पूंजी मुझे मिली है एक साथ रिटायरमेंट के बाद, ईपीएफ के बैलेंसेस वगैरह, और इसको मैं इन्वेस्ट करने का सोचूं, तो शायद मेरा रिस्क प्रोफाइल जो है, रिस्क लेने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो बहुत कम है। तो इस सिनेरियो में अगर आपके जो रिस्क प्रोफाइल में ये परमिशन ही नहीं है कि आप उसको एक लमसम में डालो, फिर तो आपको सिर्फ ही सोचना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो एक तो आपका रिस्क प्रोफाइल आपको परमिट करना चाहिए कि आप एक लमसम इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात है कि जो एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है कि टाइमिंग सही निकले। जब आप एक मुश्त इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत बड़ा करेक्शन आया, या आपने सोचा नहीं कि 3 साल तक रिटर्न्स नहीं आए मार्केट में। क्योंकि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सारे रिस्क तो हैं। तो अगर आपके साथ एक अच्छा एडवाइजर जुड़ा है तो शायद आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आप एकमुश्त इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक एडवाइजर आपको डायरेक्शन दे सकता है, आपको आपके इमोशंस को भी मैनेज कर सकता है। तो ये बात है कि एक अच्छे एडवाइजर के हाथ में शायद आपके रिटर्न्स एसआईपी से भी अच्छे हों, ठीक है। बट इसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी वॉलेटिलिटी, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा है। और ये सिर्फ एकमात्र इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जब हम डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि लोगों को ऐसा एक ख्याल है कि डेट माने बिल्कुल जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ऐसा है नहीं। असली में डेट में भी उनके अपने रिस्क हैं, अलग तरीके के रिस्क हैं, वॉलेटिलिटी शायद कम है, बट वहां पे भी इन्वेस्ट करते वक्त आपको देखना पड़ेगा आप किस तरीके के एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक अच्छे एडवाइजर के हाथ साथ होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एडवाइज़र का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और एडवाइज़र जो अपने एक्सपर्टाइज का कंट्रीब्यूशन देता है वो रिटर्न में भी तब्दील होता है। लेकिन कई सारे जो निवेशक हैं वो हमेशा ये सवाल पूछते हैं हमसे कि उन्हें 5 लाख रुपए का बोनस मिला है, अब इस 5 लाख रुपए को हम एक मुश्त ही निवेश कर दें, या फिर उस 5 लाख रुपए को एसआईपी के जरिए निवेश करें, उस 5 लाख रुपए को एक बैंक अकाउंट में डाल दें और फिर वहाँ से एसआईपी शुरू करें, तो उसमें जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो जो निवेशक है जिनको किसी बोनस के फॉर्म में, किसी गिफ्ट के फॉर्म में एक मुश्त राशि मिलती है और उन्हें उसे निवेश करना है, तो कौन सा जरिया उनके लिए बेहतर रहेगा? तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको स्प्रेड आउट करें, आपके जो रिस्क हैं, आपको एक साथ लगाना नहीं है मार्केट में पैसा, तो एक एसटीपी करके एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, एक तरीका इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, जो मैं आपको बताती हूँ। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसके जरिए आप
आपका जो आपके पास जो पूंजी आई है, जो बड़ी अमाउंट आई है, आप उसको एक लिक्विड फंड में डाल सकते हैं या तो फिर एक आर्बिट्राज फंड में डाल सकते हैं, जो बहुत कम वॉलेटाइल होता है, उसमें रिटर्न्स मोर और लेस प्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है? आपके रिटर्न्स कम होते हैं, एफडी जैसा रिटर्न हो सकता है, रिस्क भी बहुत कम है और इसमें आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा करके इस पूल में से, ये जो लिक्विड फंड में से थोड़ा-थोड़ा करके इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। इसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं और लंप सम्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको एसआईपी का फ़ायदा भी मिलता है और आपके पैसे जो लिक्विड फंड में पड़े हैं, वो रिटर्न्स भी कमा रहे हैं। जब जब वहाँ पे पड़े हैं, पार्क हो रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो लंप सम्स के लिए एसटीपी एक बहुत अच्छा ज़रिया है इन्वेस्ट करने का। ये एसआईपी ही होता है, लेकिन एसआईपी आपके बैंक से निकलता है, एसटीपी आपके लिक्विड फंड से निकलता है या आर्बिट्राज फंड से निकलता है। और जो क्योंकि बेटर है आपके लिए, आपके बैंक में इतने ट्रांज़ैक्शंस नहीं दिखते हैं, आपके बैंक के बाहर गया हुआ है और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट हो रहा है, तो जो एसआईपी के बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको मिल रहे हैं। वो जो अनुशासन होता है ना, जो एसआईपी में है, वो आपको एसटीपी में भी मिलेगा। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये एसटीपी करने से दोनों का फ़ायदा आप ले सकते हैं, आपके लिक्विड फंड के अंदर भी ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं है और एसआईपी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत से निवेशक ये भी हैं जिनको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है और उनके लिए ये दिक्कत होती है कि क्या उसे उस लिक्विड फंड में भी रखा जाए, उसकी जगह एक किसी म्यूचुअल फंड में ही बड़े वक्त के लिए निवेश कर दिया जाए, क्योंकि लिक्विड फंड के अंदर जो मिड कैप है या फिर जो लार्ज कैप है उसकी तुलना में रिटर्न कम होगा, तो वहाँ पे रिटर्न का थोड़ा नुकसान होगा। तो जो बड़ी राशि है उसको एक लार्ज कैप फंड में निवेश कर दिया जाए और उसके बाद क्या वहाँ पर एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू किया जाए, या फिर आपने जिस तरह से बताया कि एसटीपी शुरू किया जाए और वहाँ से फिर एसआईपी शुरू की जाए, तो दोनों के अंदर जो इन्वेस्टर को है वो अच्छा रिटर्न मिल सके। ये किस तरह की रणनीति होगी? इसमें अनुराग, मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टर्स हमेशा रिटर्न्स जरूर देखते हैं, बट हम एडवाइजर्स रिस्क भी देखते हैं, है ना? तो रिटर्न्स हमेशा एक रिस्क के दायरे में हमको मेजर करना चाहिए। तो अगर आप लमसम करते हो और आपका टाइमिंग सही निकला, आपने अच्छे वक्त पे, जैसे कि अभी कोविड में जब करेक्शन आया, क्रैश आया, वो कोविड होने के जो पहले के 3-4 महीनों में जिसने भी लमसम इन्वेस्ट किया है, उनके रिटर्न्स तो इतने बढ़िया है कि ये तो अभी एक लाइफ टाइम के रिटर्न्स होते हैं। ऐसे कभी इतने रिटर्न्स तो इतने शॉर्ट टाइम में किसी के नहीं होंगे, ठीक है? तो ये आपकी जो टाइमिंग है ना, बहुत ज़रूरी होते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स में। अगर टाइमिंग गलत हुआ तो आपका ओवरऑल रिटर्न लिक्विड फंड के जैसा भी हो सकता है। आर यू रेडी फॉर दैट? तो इस चीज के लिए मैंने 2 चीजें बोली बहुत जरूरी है। पहला तो आपका रिस्क प्रोफाइल, आपको जानना चाहिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, और दूसरा एक अच्छे एडवाइजर के साथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट का पल्स समझ के आपको एडवाइस करेंगे। लंप सम में रिस्क ज्यादा है, तो आप बेटर है कि आप अपनी एडवाइजर की मदद लें और फिर ये डिसीजन लें, क्योंकि हर इंसान का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, उसकी जरूरतें अलग होती हैं। रिटर्न सबको हाई चाहिए, लेकिन रिस्क रिस्क इज समथिंग, आपको उसको उसको आपके कैलकुलेशंस में लेकर आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल, कैलकुलेशन के हिसाब से अपना डिसीजन लेना चाहिए। मैम, एक सवाल हमारे पास ये भी है, दर्शक जानना चाहते हैं कि एसडब्ल्यूपी और एसटीपी में यही फ़र्क है ना, कि एसडब्ल्यूपी में जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड से सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा और एसटीपी में जो पैसा है वो जो म्यूचुअल फंड या लिक्विड फंड में आपने पैसा डाला है वहाँ से एसआईपी शुरू हो जाएगी। टू अनदर फंड, तो एक ही फंड, लिक्विड फंड भी म्यूचुअल फंड ही होता है, वहां से तो एक अकाउंट से वो दूसरे एक फंड से एक दूसरे टाइप के फंड में जा रहा है, उसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। तो लिक्विड फंड बिकता है छोटे से, अभी मान लीजिए मैं 1,000 रुपए का एसटीपी करती हूँ, तो 1,000 रुपए का रिडेम्पशन होता है मेरे लिक्विड फंड से, और वो पैसा म्यूचुअल फंड खुद ही, वो एएमसी खुद ही वो पैसा लेकर मेरे इक्विटी फंड में यूनिट्स खरीदेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के बाहर है, म्यूचुअल फंड लिक्विड टू इक्विटी ट्रांसफर कर देंगे, तो आपके लिए कोई हैजल नहीं है, आपको कोई ऑपरेशनल काम नहीं करना है, पेपर वर्क नहीं करना है, आपने सिर्फ सेटअप करना है एसटीपी को।
बिल्कुल। एंड यस, एसडब्ल्यूपी बिल्कुल। बिल्कुल आपके बैंक में आएगा पैसा, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, तो आपने बहुत ईज़ी लैंग्वेज में बताया कि एसडब्ल्यूपी और एसटीपी में क्या फ़र्क है, और जो भी निवेशक है, जो भी दर्शक हमारे इस शो को देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि एसडब्ल्यूपी में जो पैसा है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और एसटीपी में जो पैसा है वो आपके एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड के अंदर ट्रांसफ़र होगा। मैम, एक कविता जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो म्यूचुअल फंड में हमेशा बात होती है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो जब मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का क्या ये रिसर्च इसको सपोर्ट करती है कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो लंबी अवधि में ही होगा, और लंबी अवधि के अंदर जो आखिरी साल होते हैं वहां पर सबसे ज़्यादा मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, और एसआईपी के जरिए ही मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लिया जा सकता है? तो आपके 2 सवाल हैं अनुराग, मैं दोनों का अलग जवाब दूँगी। पहली बात है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, हमारे स्पेशली इक्विटी मार्केट को लेकर अगर हम बात करें तो यस, जितना लंबा आप उसको होल्ड करो, उतना आप वो मैजिक को देख पाएँगे। क्योंकि एफडी में कैसे होता है, आपके रिटर्न्स 1 साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में सब सेम होता है, ओके? लेकिन इक्विटी मार्केट में वो वैसा नहीं है कि आप जो रिटर्न 1 साल में है, वो दूसरे साल में शायद नेगेटिव हो जाए, नीचे चला जाए, ठीक है? तो एवरेज हो जाते हैं रिटर्न्स, और ऐसा हो सकता है कि पहले 3-4 साल में आप रिटर्न्स ना ही देखें। बट जो चौथे साल में या 5वें साल में जो सडनली आपको दिखेगा बड़ा रिटर्न, बड़ा पैसा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पास वो पेशेंस होना चाहिए कि 3 साल रिटर्न्स नहीं दिखे तो भी वेट करें आप कि चौथे, 5वें साल में आपके रिटर्न्स आएँगे। तो ये जो पेशेंस है ना, ये पेशेंस ज़रूरी है अगर आपको कंपाउंडिंग इक्विटीज़ में देखना है। तो ये पहले सवाल का जवाब हुआ। तो जितना आप लंबा टाइम दोगे, उतना आपके रिटर्न्स बेटर होंगे और आपका कंपाउंडिंग वर्क करेगा। ये श्योरली इक्विटीज़ के लिए लागू होता है। अब दूसरा सवाल जो था कि एसआईपी ही आपको कंपाउंडिंग देगा, ये गलत है। आप इवन लंप सम्स करोगे, तो भी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा लंबे अरसे के लिए। तो आप सोचिए, इतने सारे स्टोरीज़ हमारे ही देश में हैं, जहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा टीसीएस, मारुति जैसे स्टॉक्स में, जब वो आईपीओ के लिए आए थे 2005 में, 2004 में, वहाँ से ये सारे स्टॉक्स कम से कम 20, 25, 30 टाइम बढ़े हैं। ठीक है? तो कंपाउंडिंग तो हुआ है और वो लंप सम्स में भी हुए हैं। तो एसआईपी सिर्फ एक ज़रिया है ताकि आप अनुशासन से इन्वेस्ट करें, आप थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, और ताकि आपको जो वॉलेटिलिटी होता है मार्केट का, वो इतना आपको हर्ट नहीं करेगा अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा कर रहे हैं। तो एसआईपी सिर्फ एक ज़रिया है इन्वेस्ट करने का, लमसम में भी आपका कंपाउंडिंग होगा, बशर्ते आप उसको टाइम दें, आप उसको लंबे अरसे तक पकड़ के रखने का आप में पेशेंस होना चाहिए ताकि पैसा कंपाउंड हो और ग्रो हो। अरसे की जब हमेशा बात होती है और उसमें फिर वापस यही चर्चा शुरू हो जाती है कि हर किसी के लिए लंबा अरसा जो है वो अलग अलग होगा। एक युवा के लिए लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन अलग होगा, एक बुजुर्ग के लिए लॉन्ग टर्म की अवधि कम होगी। तो उस जब लॉन्ग टर्म की बात होती है तो जो लॉन्ग टर्म के आखिरी साल जो होते हैं वो कितने साल, कितने परसेंटेज ऑफ ईयर माने जाए जहां पर जो आपका निवेश है वो कई गुना से मल्टीप्लाई होगा? तो सर ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि आप यंग हो, ओल्ड हो तो लॉन्ग टर्म के जो जो डेफिनेशंस है बदलते हैं। लॉन्ग टर्म ही होता है इक्विटी में, और वो आपके आपके रिस्क प्रोफाइल से बदलता नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब, अगर आप मान लीजिए इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एज एन एडवाइजर हम तो कहते हैं आप जो पैसा टच नहीं करना चाहते 5 साल के लिए, सिर्फ वो लगाएं इक्विटी में। तो हमारे इसमें तो हम 5 इयर्स ऊपर, मतलब 5 इयर्स तो बहुत अच्छा है, उससे ऊपर 10 इयर्स हो गया तो बहुत ही बढ़िया। 20 साल हो गए तो फिर आप सोच ऐसे, मतलब कितने 20 टाइम्स 20 बढ़ 20 सकते हैं। साल का जो युवा है, 20 साल का जो युवा है उसके लिए लॉन्ग टर्म 20-25 साल भी हो सकता है, लेकिन जो 50-55 साल के लिए हैं तो उनके लिए वो लॉन्ग टर्म 20-25 साल नहीं हो सकता। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन वक्त की कमी है, आज आप हमारे साथ जुड़ी और आपने जो ये दोनों के अंदर जो अंतर है एसआईपी और लमसम का, वो हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए।